हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर धवल मंगूकिया, ही इज़ अ गैस्ट्रो सर्जन फ्रॉम सीड्स हॉस्पिटल सूरत। तो आज हम सर से जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे लाया जाता है। सो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सो पहला मेरा सवाल है कि जैसे ही पेशेंट कंसीव करता है, प्रेगनेंसी रुकती है, तो काफ़ी सारी महिलाओं को क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में उल्टी होना, नौशिया, वॉमिटिंग, ऐसी सब शिकायतें होती हैं। प्लस जो आईवीएफ पेशेंट रहते हैं, आईवीएफ कंसीव्ड महिलाएं हैं, इन महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन का और नौशिया वॉमिटिंग का बहुत ही ज़्यादा रिस्क पाया जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी बार वो बढ़ जाते हैं, जो रूटीन पॉपुलेशन में या बाकी सारे लोगों के मात्रा में वो ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। आपने जैसे बताया कि शायद पहले 3 महीने में वॉमिटिंग, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है या फिर नोजिएटिक फीलिंग है, दैट इज़ वेरी कॉमन और एज सच इट इज़ कम्प्लीटली सेंट्रल कॉज है उसकी वजह से ही। उसमें एज सच कभी भी कोई जीआई सिस्टम में रोग या डिजीज़ होना ज़रूरी नहीं है। विदाउट एनी रीज़न, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस प्लस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये वॉमिटिंग के सेंसेशंस या वॉमिटिंग एज सच हो सकती है। तो यही है रीज़न है, लेकिन उससे एज सच मैंने बताया से उससे कुछ डरने की बात नहीं है। सिंपल मेडिसिन के साथ एकदम सेफली उससे आराम से छुटकारा पाया जा सकता है। सर, हमें आगे बताइए कि जिन महिलाओं को ज़्यादा वॉमिटिंग का इश्यूज आता है, उनको क्या क्या स्पेसिफिक केयर करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही इस तरह से वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं, तो उसमें सिंपल मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में रिफ्लक्स डिजीज़ या फिर जस्ट एसिडिटी, वो भी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा हो सकती है। जैसे जैसे यूट्रस का शेप बढ़ रहा है या फिर जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, उतने समय में बिकॉज एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से भी बहुत बार किसी पेशेंट में रिफ्लक्स डिजीज़, मतलब खुराक वापस चेस्ट में आना या फिर मुंह में आना, डकारे आना, वॉमिटिंग आना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर पहले 3 महीने के बाद भी इस तरह के रिफ्लक्स प्रॉब्लम्स या फिर वॉमिटिंग सेंसेशंस है, तो अगेन सिंपल मेडिसिन से ही उसका इलाज किया जा सकता है। उससे डरने की कोई भी बात नहीं है। उसको जस्ट आपका डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसको ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू सर। अभी आगे मैं धवल जी आपको पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया फर्स्ट 3 मंथ्स में नौशिया, वॉमिटिंग वगैरह, अभी जैसे जिनका फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4th मंथ, 5th मंथ शुरू हो गया है, इन महिलाओं को अगर नौशिया, वॉमिटिंग हो रहा है या तो पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? वॉमिटिंग के बारे में तो एज सच मैं बात कर चुका हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द वेरी कॉमन सिम्टम जो है वो है कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन। रीज़न सेम ही है, क्योंकि यूट्रस का साइज शेप बढ़ रहा है, बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, तो उसकी वजह से पेट में प्रेशर बढ़ता है। प्लस यूट्रस का एनाटॉमिकल बॉडी में जो पोजीशन है वो जस्ट रेक्टम के आगे है, माने कि जो मोशन का लास्ट पार्ट है, मोशन पास करने का जो इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, रेक्टम या फिर मलमार्ग, उसके जस्ट ऊपर वो हो सकता है। तो जैसे जैसे इनिशियल प्रेगनेंसी के टाइम के दौरान कि जब यूट्रस बराबर पेल्विस में या फिर जस्ट वो रेक्टम के ऊपर पुश कर रहा है, या फिर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जैसे जैसे पेशेंट अपना 9 महीने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो समय पे भी पेल्विस में बच्चे के सिर के कारण या फिर बच्चे के शरीर के भाग के कारण रेक्टम में प्रेशर बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस, इस पेशेंट्स में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पेशेंट में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का इश्यू बहुत ही कॉमन है। और अगेन ये कब्ज के जो इशू है, जस्ट पेशेंट का सिंपल पोजीशन चेंज करने से या फिर कुछ लैक्सेटिव्स का यूज़ करने से उसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ इन्फेक्शन वाले प्रॉब्लम है, जैसे आंतों में इन्फेक्शन होना, अपेंडिक्स के इन्फेक्शन होना या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होना।
ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स हमने प्रेगनेंसी में देखे हुए हैं। सर आपने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिपेशन और एपेंडिसाइटिस वगैरह इन्फेक्शन के बारे में बताया। सो अभी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया गॉल स्टोन, तो गॉल स्टोन और प्रेगनेंसी इसके बारे में और थोड़ा हमें विस्तारित रूप से बताइए। गॉल स्टोन्स या फिर जस्ट गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि एज सच हमारे काफ़ी पुराने वीडियोस भी है जिसमें गॉल ब्लैडर के फंक्शंस प्लस उसके डिजीज़ के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर के डिजीज़ प्लस प्रेगनेंसी के बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। तो ये गॉल स्टोन्स जो है या फिर पित्ताशय की जो पत्थर है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही फ्रिक्वेंटली में देखने को मिल सकते हैं। रीज़न सिमिलर ही है, बिकॉज यूट्रस प्लस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण गॉल ब्लैडर का जो बेसिक फंक्शन है या फिर गॉल ब्लैडर के जो फिजियोलॉजिकल काम है उसमें हैम्परिंग होता है, और वो हैम्पर होने के कारण गॉल ब्लैडर में जो पित्त का स्टोर हो रहा है उसमें बहुत बार स्टोन्स बन सकते हैं। तो जो इंसिडेंस है कि प्रेगनेंसी में गॉल स्टोन्स होते हैं वो काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत बार काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं कि जब प्रेगनेंसी नहीं थी वो समय पे तो गॉल स्टोन्स नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी फिनिश हुई सोनोग्राफी में उनको गॉल स्टोन्स भी दिख रहे थे। तो बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि रूटीन जो प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी है उसमें सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट गॉल स्टोन्स डिटेक्ट करते हैं। तो मैंने बताया ऐसा है, ये कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फिजियोलॉजिकल चेंज है और उसकी वजह से गॉल स्टोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। सर मेरा यह क्वेश्चन है कि अगर गॉल स्टोन है तो उसका कैसे हमको पता चलेगा कि यह पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता है या उनको जस्ट मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा या और कोई उनके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने चाहिए? गॉल स्टोन्स देखा जाए तो कम्प्लीटली सर्जिकल प्रॉब्लम ही है, वो मेडिसिन से तो कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये सर्जरी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एज सच भी मान लीजिए और कोई पेशेंट में गॉल स्टोन्स या पित्ताशय की थैली में पत्थर है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ये पेशेंट में सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दरमियान या प्रेगनेंसी के बाद ये गॉल स्टोन सिम्टम्स दे रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है या फिर पेशेंट को और कोई तकलीफ भी बढ़ रही है, तो फिर उसकी सर्जरी करना ज़रूरी बन जाता है। सो गॉल स्टोन के ऐसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम है कि यह सिम्टम्स अगर है तो पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी करना चाहिए या तो यह सिम्टम है तो पेशेंट वेट कर सकता है, ऐसे कोई सिम्टम्स? गॉल स्टोन्स के सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है कि पेट के ऊपर के भाग में जस्ट डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना, अगर इन्फेक्शन है तो फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। तो जो बाकी सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ है इसी तरह से उसके कॉमन सिम्टम्स ही है। और मैंने बताया ऐसे कि गॉल स्टोन्स या पित्ताशय की थैली को में जो पत्थर बन रहे हैं उसको डायग्नोस करने के लिए, निदान करने के लिए सोनोग्राफी ही ज़रूरी है और सोनोग्राफी से उसका आराम से निदान हो सकता है। अगर सोनोग्राफी के जो फाइंडिंग्स है या फिर पेशेंट के जो तकलीफ़ें हैं वो ऐसा इंडिकेट कर रही है कि इनके जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसमें गॉल स्टोन्स की वजह से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हम सर्जरी का एडवाइस दे सकते हैं। सो मेरा अगला सवाल यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गॉल स्टोन सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर प्रेगनेंसी के दरमियान गॉल स्टोन्स की वजह से इन्फेक्शन चल रहा है, पेशेंट को दिक्कतें आ रही है या फिर पेशेंट के जो बच्चे हैं उसको भी कुछ इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, तो ऐसे पेशेंट में 100% सर्जरी एडवाइजेबल है और वो करनी ही चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता है तो कौन सा समय, कौन सा टाइम बेस्ट आइडियल टाइम माना जाएगा सर्जरी के लिए? जस्ट गॉल स्टोन्स की बात नहीं, मैं जैसे इन जनरल बात बताना चाहूँगा कि पेट की कोई भी सर्जरी प्रेगनेंसी के दौरान करनी पड़ सकती है। ये ऐसा कुछ रूल नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो आपको कुछ सर्जरी नहीं ही आएगा या फिर आप सर्जरी नहीं ही कर सकते हैं। पेट में होने वाले और किसी इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया आगे एपेंडिक्स के इन्फेक्शन की वजह से, जठर की कुछ रोग की वजह या परफोरेशन की वजह से या फिर इस तरह के गॉल स्टोन्स की वजह से, तो कोई भी अन्य अंगों के कारण भी किसी पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपने मुझे पूछा कि टाइमिंग, तो हमेशा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया जाए, मतलब 3-3 महीने के जो 3 ट्राइमेस्टर यूजुअली बनते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्क वाला जो इशू है या फिर इशू वाला जो टाइम है वो है पहला ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने। तो हमेशा कोई भी सर्जरी जो पहले 3 महीने में अगर करनी पड़ सकती है तो ही वो माता के लिए या फिर उसके होने वाले बच्चों के लिए रिस्की बन सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार ये 3 महीने आसानी से कुछ दवाई के या फिर एटलीस्ट कुछ सपोर्ट से अगर निकल जाते हैं तो 3 महीने के बाद पेट के अन्य अंगों की भी सर्जरी आराम से किया जा सकता है, तो उसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है।
और बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी के एडवांस से अभी हम इवन इन जो पेशेंट को प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में या फिर एडवांस स्टेज में है उसमें हम लोग लेप्रोस्कोपी की पद्धति की वजह से ही यही गॉलस्टोन्स की सर्जरी आराम से कर सकते हैं। तो जो पेशेंट में इंडिकेशन है, जो पेशेंट में ज़रूरत है, जो पेशेंट में ऐसा खतरा है कि गॉलस्टोन की वजह से उनकी बच्चे को या फिर माता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, तो ऐसे पेशेंट बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गॉल ब्लैडर हो या कोई भी सर्जरी हो, आप आराम से अपने सर्जन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर धवल ने बहुत अच्छे से हमें डिटेल में गॉलस्टोन और प्रेगनेंसी के बारे में बताया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी पेशेंट के मन में डर रहता है कि लेप्रोस्कोपिकली या तो ओपन सर्जरी जो भी गॉलस्टोन के लिए की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशंस उन महिलाओं को लेने चाहिए, उसके बारे में? एज सच महिलाओं के लिए तो प्रिकॉशंस जो रूटीन बाकी सारे सर्जिकल पेशेंट है उसी तरह से सेम ही रहने चाहिए, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है मेडिकल साइड से, जैसे एनेस्थेसिया है, सर्जिकल प्रोसीजर है, यूट्रस को बिल्कुल भी इरिटेशन ना आए, और वो सारे चीज़ को हम मेडिकली कवर तो यूजुअली कर ही देते हैं। अगर पेशेंट के बारे में बात करूँ या फिर प्रेग्नेंट महिला के बारे में बात करूँ तो उनको एक ही चीज़ है कि उनको मेंटली बहुत ही रिलैक्स रहना है। आपके डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको एकदम विजिलेंटली, एकदम सिंसियरली फॉलो करना है। जितना आप इस प्रोसीजर के दौरान रिलैक्स रहते हैं तो उतना ही यूट्रस या फिर जो बच्चेदानी है वो रिलैक्स रहेगा, और एटलीस्ट कुछ प्रीमेच्योर लेबर में जाने का चांसेस या फिर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन प्रीमेच्योरली चालू होने का जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट नहीं होगा। तो हमेशा जो भी महिला जो प्रेग्नेंट है प्लस उसको कोई प्रोसीजर या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन, इंटरवेंशन, सर्जरी के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है तो हमेशा रिलैक्स रहे, मेंटली तौर से उसको हेल्दीली ले, तो वो बच्चे के लिए एज वेल एज वो माता के लिए एकदम सेफ हो जाएगा। सो डॉक्टर धवल ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि जिन महिलाएं प्रेग्नेंट है और उनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ या तो कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिकली गॉलस्टोन की सर्जरी और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से अपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में समझाया है। यदि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और डॉक्टर धवल, आपका धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच।